आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा के अंदर फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? एक सेट है जो नंबर्स का, जिसमें नंबर्स कैसे हैं? A11, A12, A13 डैश डैश डैश, A1 एंड A21, A22 डैश डैश डैश, A2n, AMN, AM2 डैश डैश डैश, AMN। ठीक है। क्या होती है मैट्रिक्स? ए सेट ऑफ mn नंबर्स। यानी ये क्या है? mn का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर कितनी रो है? m रो है और n कॉलम्स है। एक सेट जिसमें टोटल कितने नंबर है? mn। और m क्या है? रो है। और n कितने क्या है? कॉलम। ठीक है। जो एक रिएक्ट एंगुलर फॉर्म में अरेंज्ड है सारे नंबर्स। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स। mn numbers arranged in rectangular form is known matrix। ऐसा सेट जिसके अंदर m रो है और n इसके पास कितने हैं? कॉलम्स हैं। ठीक है। अब देखो चीजों को समझना। यहाँ ये जो नंबर्स हैं, ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? mn। यहाँ क्रॉस भी लगा सकते हो, mn ऑर्डर की है। हम ये कहेंगे कि इस मैट्रिक्स के पास mn टोटल नंबर्स तो mn है और इसके अंदर रो m है और n इसके पास कॉलम्स हैं। ठीक है। और यदि मैट्रिक्स इस फॉर्म में अरेंज्ड हो, जैसे A11 मान लीजिए ऐसे 1 3 4 5, हम क्या बोलेंगे? ये क्या मैट्रिक्स है? इसको बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स। जो 4/1 है, इसका क्या नाम है? कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या है? 1 2 3 4। इसका मतलब क्या? 1/4। 1 रो है, 4 कॉलम्स है ना? 4 इसके पास कॉलम है, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। और 1 2 3 7 8 9, ये कितने हैं? 2/3 की। 2 इसके पास रो है, 3 कॉलम्स है। ठीक है ना? अब यदि मैट्रिक्स के यही मैट्रिक्स है, इसके पास मान लीजिए कि इस फॉर्म में हो। इफ, यहाँ स्टार लगा है देखो। इफ यदि m इज इक्वल टू n, यदि रो और कॉलम, मैट्रिक्स के रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? कैसी मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आई जे इज इक्वल टू n क्रॉस n। अब ए आई जे क्या है? दूसरी बात, ए आई जे ये सारे एलिमेंट्स हैं जो मैट्रिक्स के अंदर है। और ए आई जे ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये कहाँ बिलोंग करते हैं? हमेशा ए आई जे बिलोंग करता है फील्ड में। ठीक है, इसको बोलते हैं फील्ड। फील्ड, यदि ये फील्ड यदि रियल होती, सेट फील्ड की जगह यदि एफ, फर्स्ट कंडीशन, एफ इज इक्वल टू रियल नंबर होता, तो हम क्या बोलते? रियल मैट्रिक्स है। यदि फील्ड कॉम्प्लेक्स होती, यदि फील्ड कॉम्प्लेक्स होती, तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। समझ गए? रियल मैट्रिक्स क्या होती है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होती है। हमेशा मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट फील्ड में बिलोंग करते हैं। यदि यही कॉलम और रो दोनों इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमेशा मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया जाता है, ये एवरी एलिमेंट है मैट्रिक्स के। दूसरी बात, ये जो एवरी एलिमेंट है, हमने यहाँ लिखा ए आई जे। इसमें देखो कि
1 से तो बड़ा है i और n से छोटा है, और 1 से तो बड़ा है j और n से छोटा है। क्यों? रो और कॉलम। यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 1 से तो बड़ा है i और m रो है ना, m से छोटा है, और 1 से बड़ा है j और n से छोटा है। ये कितने रो और ये क्या हुए? कॉलम्स। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, और ये इनकी फील्ड होगी, ये एवरी एलिमेंट हो गए। इनको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, इनको ऐसी मैट्रिक्स हो तो रो मैट्रिक्स बोलते हैं। यदि एम एन दोनों इक्वल हैं, कॉलम और रो, तो हम बोलते हैं उसको स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम है इसका? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए? चले आगे। अब देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक मैट्रिक्स ले लूं ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम्स है। अब इस मैट्रिक्स के पास डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? पहला, डायगोनल एलिमेंट। अब डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं इनको। अब ये 3 by 3 मैट्रिक्स थी, इसके पास डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? 3। यही मैट्रिक्स एन वाई, यहां मान लीजिए कि इफ m इक्वल टू n है, ठीक है, तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, और यहां क्या हो जाएगा? n बाई n की, मतलब n कॉलम है, रो है और n कॉलम्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके पास डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे? n। ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है, तो इसके बाद डायगोनल एलिमेंट कितने थे? 3। तो यहाँ डायगोनल एलिमेंट कितने होंगे टोटल? n। ठीक है। दूसरी बात, सब डायगोनल एलिमेंट सब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? ये होते हैं सब डायगोनल एलिमेंट। कितने हैं यहाँ पे? 2। तो यहाँ यदि मैट्रिक्स n बाई n की है, तो डायगोनल एलिमेंट कितने थे? n। सब डायगोनल एलिमेंट कितने हुए? n-1, क्योंकि एक कम है। 3 by 3 मैट्रिक्स से समझ रहे हैं ना, सिंपल तरीके। एक एलिमेंट कम है तो n डायगोनल एलिमेंट है, तो n-1 सब डायगोनल एलिमेंट है। थर्ड, सुपर डायगोनल एलिमेंट। सुपर डायगोनल एलिमेंट कितने इस मैट्रिक्स के पास? वो क्या है? वो है ये भी कितने हैं? n-2। इस मैट्रिक्स के पास 2 है, तो वहां कितने होंगे? n-1। अब यहाँ सिंपल तरीके n बाई n की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसके पास ये डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? n। सब डायगोनल कितने हैं? सब डायगोनल एलिमेंट कितने? n-1। सुपर डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? n-1। ये बात समझ लेना कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो n बाई n की, तो इसके पास कितने डायगोनल एलिमेंट? n। सब डायगोनल कितने? n-1। सुपर डायगोनल n-1। ये 3 by 3 मैट्रिक्स से आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो। अब देखो, ये डायगोनल एलिमेंट क्यों बने? यहाँ क्या है? i इक्वल टू, हम मैट्रिक्स को ऐसे तो डिनोट करते हैं, a इक्वल टू आई जे और n बाई n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। मतलब वन वन ये आई n से छोटा है, j कॉलम n से छोटा हो, n बाई n की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? i इक्वल टू जे। जिसके अंदर i इक्वल टू जे हो, उनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। इसमें कैसे एलिमेंट्स आते हैं? A11, A22, A33। i और j इक्वल है दोनों के अंदर, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये सब डायगोनल एलिमेंट हैं। यहाँ देखो,
सब डायगोनल एलिमेंट के अंदर i से j छोटा है, यानी i इक्वल टू यहाँ क्या है j प्लस 1, तो j प्लस 1 और j यहाँ कैसे एलिमेंट आएंगे, a21 a32, मतलब यहाँ j से 1 रखेंगे 2, 2 रखेंगे 3, यहाँ ऐसे एलिमेंट आते हैं, इनको बोलते हैं सब डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, और सुपर डायगोनल एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, वेयर जहां j इक्वल टू क्या है i प्लस 1, यानी a i और i प्लस 1 ऐसे एलिमेंट, यानी एग्जांपल से समझे, सुपर डायगोनल में a12 और a23, इनको बोलते हैं सुपर डायगोनल, सब डायगोनल और डायगोनल एलिमेंट। समझ गए ना कि सुपर डायगोनल, डायगोनल और सब डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, इनको बोलते हैं ये। समझ गए मैट्रिक्स की पूरी बातें। चलें आगे, अब पढ़ेंगे देखो 3 चीजें और। अब मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स को जोड़े कैसे और उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, और मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल हैं क्या, उनको कैसे पता करें। तो देखो, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, थर्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहली बात इक्वलिटी, जब हम ये कहें कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है आई जे एम क्रॉस एन की, और एक हमारे पास मैट्रिक्स है बी बी आई जे एम क्रॉस एन की, तो दो मैट्रिक्स, इक्वलिटी का मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल होना। दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होगी, पहले ये चेक करें हम कि मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ऐसे नहीं चलेगा कि भी एक मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है और ऐड कर रहे हैं हम 3x3 की मैट्रिक्स से, ठीक है ना, ये गलत है। दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, है ना। ये देखो मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, और उनको यदि ऑर्डर सेम है और एवरी एलिमेंट ए आई जे इक्वल है बी आई जे के, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब दोनों मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट, एंड पहले ऑर्डर चेक करेंगे कि ऑर्डर सेम है क्या मैट्रिक्स का, फिर एवरी एलिमेंट इक्वल है तो हम कह सकते हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। ठीक है, सेकंड एडिशन, देखो दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करें। मान लीजिए ये मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, एक मैट्रिक्स है बी आई जे एम क्रॉस एन की, तो इनका एडिशन करेंगे तो एक सी मैट्रिक्स बनेगी, सी आई जे इक्वल होगी इन दोनों की ए आई जे प्लस बी आई जे की। ठीक है, इनमें भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे उनकी और बात करेंगे, एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी सी आई जे, और इनको ऐड कैसे करते हैं देखो, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है हमारे पास, A11 A12 A13 A21 A22, 2x2 की मैट्रिक्स हमने ले ली, और एक मैट्रिक्स ले ली हमने B11 B12 B13 A21 B22, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स ले ली। अब इन दोनों को मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगी सी A11 B11, ठीक है, A12 B12 B12 प्लस, यहां देखो A12 B12 A21 प्लस B21 और A22 प्लस B22, ये कितने बाई कितने मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स ही बनी सी मैट्रिक्स। ऐसे करेंगे, मैट्रिक्स का एडिशन ऐसे होता है।
अब बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन के बारे में, वो इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है कि देखो, हमने दो मैट्रिक्स लिए, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, A12 11 A12 A21 A22 A31 A32, ये क्या है, 3/2 की मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स हमने ले ली B11 B12 B21 B22, ये 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, इन दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ए और बी मैट्रिक्स का। ये 3/2 की मैट्रिक्स है, वो 2/2 की मैट्रिक्स है, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है ना। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, A11 और A12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो A11 मल्टीप्लीकेशन B11 प्लस सेकेंड एलिमेंट A12 B21। अब इसी को इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, A11 B12 प्लस A12 B22 B21। इससे देखो हमने पहले इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, अब इसको इससे B12 B22, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, A21 B11 A22 B21। अब इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, A21 B12 प्लस A22 B22, A22 एलिमेंट और B22। अब इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, A31 B11 प्लस A32 B21। अब इनको इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, A31 B12 A32 B22, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब ये ध्यान से देखो कितने इसके पास, 3 कॉलम और 3/2 की 3 रो है इसके पास और 2 कॉलम्स हैं, ठीक है ना, 3/2 की मैट्रिक्स हो गई है। अब एवरी एलिमेंट का कैसे पता करें, ये देखो हमने एक एलिमेंट ली थी, जो मान लीजिए कि Aij कोई मैट्रिक्स है, एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, हमने नाम ले लिया इसका M क्रॉस N, MYN की मैट्रिक्स ले ली, एक B मैट्रिक्स ले ली हमने Bij और N क्रॉस P की। तो जो इंप्लाइज C इक्वल टू दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमेशा Cij इक्वल टू आएगी M क्रॉस P की। देखो ये कितने बाई 3/2 की मैट्रिक्स, ये 2/2, तो यहाँ M क्या है 3, N क्या है 2, तो 3/2 की मैट्रिक्स हमारे पास आ गई, समझ गए ना, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, ये भी लिख लेना साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। अब नोट करके ये चीज लिखो कि यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन ए बी इक्वल टू 0 है, तो ये बात इज नॉट इक्वल टू इंप्लाइज, इसका मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स ए या A0 या B0 है, ये नॉन जीरो भी हो सकती है। ये देखो मैंने इज नॉट इंप्लाई के क्रॉस लगाए काटा है इसको, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि A0 या B0 है, ठीक है। कैसे, एग्जांपल देखो, मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 0, बी मैट्रिक्स ले ली एक मैंने 0 1 0 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसका मतलब ये दोनों तो जीरो हो रहे हैं,
यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों जीरो होती, ये नॉन जीरो है दोनों मैट्रिक्स, ये भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ये बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं, फिर भी ए भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो कि भी देखो ये नहीं समझ में आए ऐसे लिख लो कि भी इफ यदि ए और बी मैट्रिक्स जीरो है इंप्लाइज ए बी मैट्रिक्स भी जीरो होती है, लेकिन बट ए बी जीरो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन यदि जीरो है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए जीरो हो और बी जीरो हो, है ना। ये दोनों देखो, ये भी ए बी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, फिर भी ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, जीरो मैट्रिक्स आ रहा है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कन्वर्स नॉट ट्रू, ऐसे भी बोल दो, ठीक है ना, आपकी जैसे समझ में आए वैसे लिख लेना। थर्ड, आगे देखो, यदि हम मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स मान लीजिए ए मैट्रिक्स, इनका n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करें, और एवरी मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स है, ए है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो इनको कैसे लिखेंगे, a की पावर n, इनका n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, समझ गए चीज। चले आगे, अब आगे देखो नई चीज, यदि मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है 1 3 3 1, 2 की मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स बी है, और ये मैट्रिक्स ऐसी है 1 4 4 1, ये भी 2 की मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं है ये अलग अलग 3 की, मैंने ऑर्डर यहाँ फिक्स नहीं है, आपको ये चीज देखनी कि इसके प्रत्येक रो का, यहाँ प्रत्येक रो का सम कितना है, 3 1 4, यहाँ क्या है 4, यहाँ इसका प्रत्येक रो या कॉलम, आप कॉलम भी चेक कर सकते हो, मैं रो मान के चल रहा हूं, आप कॉलम ले सकते हो, ठीक है, एवरी कॉलम का सम या एवरी रो का सम, एवरी एवरी एलिमेंट ऑफ, एवरी एलिमेंट का चेक करना, 1 3 4 3 1 4, यहाँ 5, यहाँ कितना है 5, तो ए बी जो मल्टीप्लीकेशन होगा इन दोनों मैट्रिक्स, इनका हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इसमें प्रत्येक एलिमेंट का सम कितना होगा, तो हम कैसे चेक करें, इसका 4 है, एवरी एवरी रो का सम 4 है, यहाँ 5 है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कितना होगा 20 होगा, यहाँ एवरी एलिमेंट का सम कितना होगा 20, ठीक है ना, ठीक है। अब इनकी मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं अच्छे से, सम ऑफ एलिमेंट्स इन इच रो, प्रत्येक रो, या आप कॉलम भी चेक कर सकते हो, मैंने रो चेक किया, आप कॉलम चेक कर सकते हो, कॉलम इज, मान लीजिए ए है, ऑफ कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इज है ए, इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन इच रो या कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स, बी इज, मान लीजिए बी है, देन सम ऑफ एलिमेंट्स इन इच रो, प्रत्येक रो में, इच रो इज होगा इच रो ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज, कितना होगा ए बी, ये कितना होगा ए बी, इसमें प्रत्येक मैट्रिक्स ए है, इसके प्रत्येक एलिमेंट का सम रो के अंदर कितना 4 है, हमने ए की जगह क्या है 4, और बी मैट्रिक्स का 5 है, तो ए बी मैट्रिक्स होगा उसके प्रत्येक रो का सम कितना होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा ए बी, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 20 है, ठीक है। अब सेकंड, अब नेक्स्ट देखो,
यदि मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें 1 3 3 1, ये कोई मान लीजिए 2 by 2 की मैट्रिक्स है। इसके प्रत्येक रो का सम कितना है? 4 है। और हमें ये पूछ ले कि ए की पावर क्यूब मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या? मैट्रिक्स 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है, तो उसके प्रत्येक रो का सम कितना होगा? देखो यहाँ 4 था, ए मैट्रिक्स था, इसके प्रत्येक रो का सम कितना है? 4 है। तो ए की पावर 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स का कितना होगा सम? 4 की पावर 3 कितना होगा? 4 4 4। ये कितना हुए? 64 हो गए ना, 64। समझ गए? ऐसे हम डायरेक्ट बता सकते हैं प्रत्येक मतलब मैट्रिक्स ए के प्रत्येक रो का सम 4 है, तो ए की पावर 3 मैट्रिक्स है, इसके प्रत्येक रो का सम कितना होगा? हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इतना होगा। अब डेफिनेशन लिखो, इफ सम ऑफ एलिमेंट्स इन इच रो या कॉलम ऑफ, मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स कैसी है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान रखना इस बात का, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज कितना है? मान लीजिए ए है, देन सम ऑफ एलिमेंट्स इन इच रो, प्रत्येक रो या कॉलम का कितना होगा? कॉलम ऑफ बी मैट्रिक्स, जो भी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी आई जे एलिमेंट, मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट एन क्रॉस एन, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इज, सॉरी यहां गलत लिख दिया मैंने, ऑफ ए की पावर, मान लीजिए के कोई मैट्रिक्स है, ठीक, इज, अब ए की पावर के मैट्रिक्स है, तो जो ए आई जी था एन वाई क्रॉस एन की मैट्रिक्स एन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इज होगा ए की पावर के, ठीक है। यदि ए मैट्रिक्स है, इसके प्रत्येक रो का सम 4 है, तो हमें पूछ ले ए की पावर 3 मैट्रिक्स है, इसके प्रत्येक रो का सम कितना होगा? हम डायरेक्ट कह सकते हैं 64 होगा, क्योंकि इसकी 4 की पावर 3 कर ली हमने डायरेक्ट, ठीक है। क्योंकि एक एवरी एलिमेंट है, यहाँ 4 आ रहा है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन होगा तो 64 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। समझ गए ना? चले आगे, चले, समझ गए ना? अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है? देखो, कुछ बुक्स हैं वो ट्रांसपोज को हमेशा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते ए डैश से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होना। कुछ बुक्स ए की पावर टी ऐसे डिनोट करते हैं ट्रांसपोज। यह होता क्या है कि हमने मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट किससे हैं? ए आई जे, ठीक है, और मान लीजिए कि एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब ये हुआ 1 से तो बड़ा है आई, एम से छोटा है, और 1 से बड़ा है जे, और एन से छोटा है। मतलब इस मैट्रिक्स के पास कितने रो थे? ये रो हैं, एम रो थे, और कॉलम कितने थे? एन थे, यही तो था। अब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज, तो इसका मतलब होता है कि ए जे आई, यानी हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया। पहले एम एन ऑर्डर की थी मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स एन एम ऑर्डर की हो जाती है। एग्जांपल, जैसे ये मैट्रिक्स ले ली हमने एग्जांपल से 1 2 2 3 3 4, ये 3 by 2 की मैट्रिक्स है। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं इसी मैट्रिक्स का, तो क्या होता है? प्रत्येक एलिमेंट को कैसे लिखेंगे? ऐसे, पहला पहला रो 1 2, सेकंड 2 3 है, इसको 2 3, अब लास्ट इस रो को ऐसे कॉलम में 3 4,
अब देखो इसके पास पहले कितने रो थे, 3 रो थे, 2 कॉलम्स थे। अब इसके पास कितने हो गए, 2 रो और 3 कॉलम्स। मतलब ऑर्डर चेंज हो गया ना, 3/2 की मैट्रिक्स 2/3 की बनेगी, मतलब ऑर्डर चेंज हो रहा है इनका। इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोज। ठीक है, अब ट्रांसपोज की हम लिखेंगे प्रॉपर्टी। देखो डेफिनेशन लिखने का कोई फायदा तो है नहीं, यहाँ ऑर्डर चेंज हुआ है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ डिफरेंस क्या आया, यहाँ 1 से तो अब बड़ा होगा आई, और n से छोटा, और 1 से बड़ा है j जो कॉलम, और m से छोटा, है ना। अब यहाँ पे रो ये है, ये कॉलम है। ठीक है, समझ गए ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। अब इनकी प्रॉपर्टी लिखें। देखो डेफिनेशन में टाइम खराब करने में फायदा तो है नहीं, कि बात जो ये एग्जैक्ट बात है वो तो हमें समझ में आ गई कि ट्रांसपोज में होता क्या है, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, यही मैट्रिक्स यदि स्क्वायर मैट्रिक्स होती तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। देखो यदि ये मैट्रिक्स यदि n क्रॉस n की होती तो इसका ट्रांसपोज निकालते, इसका ऑर्डर वही रहता, वापिस n क्रॉस n ही रहता है ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर चेंज नहीं होता। अब लिखो प्रॉपर्टीज। इफ A and B are two matrix and K is any number, K is any number, then फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, फर्स्ट यदि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया हमने, ठीक है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिया और फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आएगी। कैसे, कि भाई मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स ये A11 A12, ऐसे ना समझो, ये बड़ा हो जाएगी बात, 1 2 2 3 3 4, ये 3/2 की मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे वो 2/3 की बनेगी, है ना। फिर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे वापस 3/2 की मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई ना। यदि हम मैट्रिक्स कोई के स्केलर नंबर है और फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो इक्वल होता है के और ए का ट्रांसपोज। थर्ड नंबर, यदि दो मैट्रिक्स ले ली ए बी, उनको ऐड कर लिया हमने, क्या क्या एडिशन किया ना, इन दोनों को जोड़ दिया और फिर इनका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो इक्वल होगा ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फोर नंबर प्रॉपर्टी, यदि हमने ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लिया फिर इनका ट्रांसपोज निकाला तो वो हमेशा बी के ट्रांसपोज और मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। अब ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मत लिख देना यहाँ पे, ऐसे मत लिख देना कि ए ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर मल्टीप्लीकेशन करे मैट्रिक्स, ये गलत होगा। क्यों, इसका ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है, इसको रिवर्सल लॉ बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको। अब 5 नंबर प्रॉपर्टी लिखते, इफ मान लीजिए कि हमारी मैट्रिक्स ए है, वो ए आई जे एन क्रॉस एन की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, पहली बात क्या लिखी है मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ये होनी जरूरी है, इंप्लाइज कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल के एन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर लो मैट्रिक्स का, या मैट्रिक्स का एन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करके ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक है ना, ये बात सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगेगी, ना कि आप किसी एम एन ऑर्डर के मैट्रिक्स पे लगा दो, लेकिन सिर्फ ये बात सत्य किस पे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। तभी मैंने लिखा ऊपर स्क्वायर मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकाल के एन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर लो, या मैट्रिक्स को ए को एन टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करके ट्रांसपोज निकाल लो, दोनों बातें इक्वल है। ठीक है, बढ़े आगे।
पढ़े नेक्स्ट टॉपिक। दो चीजें पढ़ेंगे, एक चीज है कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, और एक टॉपिक का नाम है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब कॉन्जुगेट का मतलब, इसको हम मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, ऐसे डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 1 प्लस आइटा, 2 आइटा, 3। अब इस मैट्रिक्स की फील्ड, अब फील्ड समझनी हो तो फील्ड यहां से समझो, ये एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। कैसी मैट्रिक्स है ये, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। तो इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, तो क्या आएगा, 1 रियल नंबर का 1 का 1, इसका 1 माइनस आइटा, आइटा है तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस 2 आइटा, यहाँ 3। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना। अब एक चीज होती है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। देखो, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को कुछ बुक्स ऐसे ए स्टार से डिनोट करती हैं, कुछ बुक्स ऐसे ए थीटा लिखती हैं। इनका मतलब क्या है, मैं तो यहाँ ऐसे ए थीटा से डिनोट कर रहा हूँ। कॉन्जुगेट का मतलब यहाँ ये है कि पहले मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, फिर हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या है इसका एग्जांपल, देखो कि भाई हमने मैट्रिक्स ले ली ए, 1 2 प्लस 3 आइटा, 4 और 6 आइटा, 7 प्लस आइटा और 3। ये हमने मैट्रिक्स ले ली 3/2 की मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, पहले मैं मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करूं, कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा तो वो क्या आएगा, 1 2 माइनस 3 आइटा, 4 ये रियल नंबर है, यहाँ आइटा साथ में तो 6 आइटा, 7 माइनस आइटा और 3। ये कितने बाई, 3/2 की मैट्रिक्स है हमारे पास। अब जब हम इसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। अब इस रो को पहले कॉलम के रूप में लिखिए, 1 2 माइनस 3 आइटा। अब इस रो को कॉलम में लिखिए, 4 माइनस 6 आइटा और 7 माइनस आइटा और 3। अब इसमें कितने रो हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3, तो ये 2/3 की मैट्रिक्स बन गई। यहाँ ऑर्डर 3/2 था, यहाँ 2/3 हो गया। इसके पास 3 रो थे, 2 कॉलम्स थे, यहाँ 2 रो है, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में कैसी मैट्रिक्स है, ए, कोई मैट्रिक्स है ए आई जी और एम क्रॉस एन की है, और हमने इसका क्या निकाला है, कॉन्जुगेट निकाला है। तो ए आई जे जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, उनका कॉन्जुगेट एम क्रॉस एन। अब इसमें पहली प्रॉपर्टी देखो, यदि मैट्रिक्स का, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, जिसको ध्यान से समझना, कोई मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं और फिर उसका कॉन्जुगेट निकाले, तो वापिस वही मैट्रिक्स आती है ए। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, कोई मैट्रिक्स के अंदर के और ए, के क्या है, यहाँ पे स्केलर है। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के बाद कॉन्जुगेट फाइंड करें तो हमेशा के का कॉन्जुगेट और ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट। अब आप बोलोगे इस स्केलर नंबर का मैंने कॉन्जुगेट क्यों निकाला, निकालना जरूरी इसलिए हो जाएगा क्योंकि हम मान लीजिए मैट्रिक्स ए के साथ आयटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आयटा का तो माइनस आयटा हो जाएगा ना, फर्क पड़ता है मैट्रिक्स पे, तो इस के का भी कॉन्जुगेट निकलेगा। थर्ड, कि दो मैट्रिक्स, उनका एडिशन करके आप कॉन्जुगेट फाइंड कर लो, या आप अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के ऐड कर लो, दोनों इक्वल आते हैं। 4 नंबर प्रॉपर्टी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कर लें फिर उनका कॉन्जुगेट निकाल लें, या इन दोनों का पहले ए का कॉन्जुगेट और बी का कॉन्जुगेट
निकाल लें, वो भी इक्वल आएगा 5 नंबर प्रॉपर्टी। इफ यदि हमारी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट निकाल के n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर लें, या मैट्रिक्स ए का n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके कॉन्जुगेट निकाल लें, दोनों चीजें इक्वल आती है। यही कॉन्जुगेट ट्रांसपोज में देखो कि मैट्रिक्स हमारे पास ए आई जे है, ठीक है, और मैट्रिक्स एम एन ऑर्डर की है, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम। ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो वो डिनोट करेंगे ए थीटा से। पहली प्रॉपर्टी देखो कि हमने मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लिया और फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल रहे हैं, तो मैट्रिक्स वापस वही आएगी ए, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी वही सिमिलर, के कोई स्केलर नंबर है और उसके साथ मैट्रिक्स ए को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके फिर इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लिया, तो वो हमेशा के का कॉन्जुगेट और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब आप बोलोगे इसका कॉन्जुगेट सिर्फ इसमें कॉन्जुगेट से फर्क पड़ता है स्केलर नंबर पे, ट्रांसपोज में ऑर्डर चेंज होने पे क्या फर्क पड़ेगा, वही वापस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखो, यदि हमने दो मैट्रिक्स ले ली ए और बी, इनको ऐड करके फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकालें या हम इन दोनों का अलग अलग निकालें, इक्वल आता है हमेशा। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन कर दिया फिर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज फाइंड किया हमने, और वो सिमिलर ऐसे मत लिख देना, यहां लिखेंगे बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज और ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। अब बोलोगे ऐसे क्यों, इसका रीजन है सिर्फ यहां तो कॉन्जुगेट था मैट्रिक्स का, लेकिन यहां ट्रांसपोज भी तो है, लेकिन हमने ट्रांसपोज में ये बात लिखी थी ना कि ए बी कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों का ट्रांसपोज निकालें, वो हमेशा बी के ट्रांसपोज और मल्टीप्लीकेशन ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। रिवर्सल लॉ पढ़ा था ना, तो वही चीज यहाँ पे लग रही है साथ में। और 5 नंबर प्रॉपर्टी, इफ यदि हमारी मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, इंप्लाइज मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल के n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, या मैट्रिक्स को n टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज निकाल लो स्क्वायर मैट्रिक्स में, दोनों इक्वल आती है। ये प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, ये कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है, ये कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। दोनों चीजों को एग्जांपल और भी कर लेना, आपके पास बुक्स होगी जो बीएससी या एमएससी की बुक्स हैं, उनमें ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, या 12th क्लास की बुक्स है उसमें ये टॉपिक्स मिल जाएंगे, इनके एग्जांपल्स कर लेना और मैं आपको करवा दूंगा एग्जांपल्स, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।